अभी हम लोग थर्ड चैप्टर कर रहे हैं इकोनॉमिक एंड बिजनेस एनवायरनमेंट का सीएस एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट का। तो ये जो सब्जेक्ट है इसमें हमारा थर्ड चैप्टर अभी जो है वो है इंडियन यूनियन बजट। तो जनरली आपने सुना होगा कि फरवरी के मंथ में एवरी ईयर वी हैव अ यूनियन बजट, इंडियन यूनियन बजट, जो कि हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो पेश करते थे। पहले अरुण जेटली साहब थे तो वो पेश करते थे, अभी निर्मला सीतारमण जी है तो वो पेश करते हैं। अब इसमें जो भी काम की बातें मैं हाईलाइट करते जाऊंगा क्योंकि इसके बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें मालूम है। ठीक, तो फर्स्ट इंडियन बजट वो जो है वो मिस्टर जेम्स विल्सन ने प्रेजेंट किया था। किसने? मिस्टर जेम्स विल्सन ने फरवरी 1869 को प्रेजेंट किया था। और जो बजट था वो सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस्ड हुआ था 7 अप्रैल 1860 को बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसको प्रेजेंट किया था। उन्होंने बोला था 7 अप्रैल 1860 से हम लोग बजट पेश करेंगे। जेम्स विल्सन जो थे उन्होंने फरवरी 1869 को पहला इंडियन बजट पेश किया था। क्लियर होता है? करीबन 9 साल बाद द फर्स्ट बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, फर्स्ट बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, उस समय के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे R.K. षणमुखम चेट्टी, उन्होंने नवंबर 26, 1947 को वो प्रेजेंट किया था। ठीक, अब ये पूरा डेटा है, ये वहाँ पे काम आएगा फिर आपको ध्यान आने में। एक बार दो बार भी पढ़ा रहा तो हमने बोला है कि पहला इंडियन बजट जो है जेम्स विल्सन ने फरवरी 1869 में प्रेजेंट किया है और 7 अप्रैल 1860 को जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार बजट का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। फर्स्ट इंडिपेंडेंट इंडिया का बजट जो है देन फाइनेंस मिनिस्टर जो थे R.K. षणमुखम चेट्टी, उन्होंने प्रेजेंट किया था 26 नवंबर 1947 को। तो 1955 तक के टिल 1955 बजट वाज ओनली प्रिंटेड इन इंग्लिश लैंग्वेज। उस समय बजट जो था वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में प्रिंट होता था, वाज इंग्लिश लैंग्वेज में। जबकि 55-56 के बाद से बजट 2 लैंग्वेज में प्रिंट होना, बजट स्टार्टेड गेटिंग प्रिंटेड हिंदी एंड इंग्लिश, तो हिंदी और इंग्लिश में प्रिंट होना चालू हो गया। इन द ब्रिटिश एरा द बजट यूज्ड टू प्रेजेंट एट 5 PM। तो ब्रिटिश एरा में जब अंग्रेजों का राज था तो बजट शाम को प्रेजेंट करते थे 5 बजे। दिस प्रैक्टिस वाज डिसकंटिन्यूड इन द ईयर 2001 बाय प्रेजेंटिंग द बजट एट 11 AM। तो अब जो बजट है वो 11 AM को बजट प्रेजेंटिंग 11 AM को प्रेजेंट होता है। Until 2017 the ritual was to present the budget on the last working day of February. From last 2 years budget is now presented on first working day of February. तो बजट इज नाउ प्रेजेंटेड ऑन फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी। तो पहले ऐसा होता था कि बजट जो है फरवरी के लास्ट दिन प्रेजेंट होता था, बट अब बजट जो है फरवरी के फर्स्ट डे प्रेजेंट होता है। K.C. नियोगी एंड H.N. Bahuguna were the only 2 finance minister who did not present any Indian budget। तो ये K.C. नियोगी और H.N. Bahuguna जो है only 2 finance minister who did not present any Indian budget। तो इन्होंने कोई भी इंडियन बजट प्रेजेंट नहीं किया है। द रिकॉर्ड ऑफ प्रेजेंटिंग मैक्सिमम बजट इज हेल्ड बाय मोरारजी देसाई फॉर द प्रेजेंटिंग 10 बजट्स। तो श्री मोरारजी देसाई जो है उन्होंने 10 बजट पेश किए थे, प्रेजेंटिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ बजट्स। फॉर द फर्स्ट टाइम इन 92 years यूनियन बजट ऑफ 2017 मर्ज विद यूनियन बजट विद द रेलवे बजट। तो यूनियन बजट मर्ज 2017 मर्ज विद रेलवे बजट। तो रेलवे बजट अब अलग से नहीं आता है, वो जो यूनियन बजट आता है उसी में आ जाता है। की टर्मिनोलॉजीज हेडेड ऑब्लिक कवर्ड अंडर द बजट, क्या क्या मोटी मोटे शब्द उसमें इंक्लूड होते हैं वो बात करेंगे। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आर्टिकल 22 जो आर्टिकल 112 जो है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर द गवर्नमेंट टू प्रेजेंट टू पार्लियामेंट ए स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर
तो एस्टिमेटेड रिसिप्ट एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर जो है वो 1 अप्रैल को चालू होती है और अगले साल 31 मार्च को खत्म होती है। तो अभी जो फाइनेंशियल ईयर हमारा चल रहा है वो कौन सा फाइनेंशियल ईयर हमारा चल रहा है, तो हमारा जो करंट, क्या बोलेंगे, करंट फाइनेंशियल ईयर आप देखेंगे वो 1/4/2020 से चल रहा है, तो वो खत्म होगा 31/3/2021 को। ठीक, उसके बाद द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज यूजुअली ए वाइड 10 पेज डॉक्यूमेंट। तो ये एक 10 पेज का डॉक्यूमेंट है, वाइड 10 पेज डॉक्यूमेंट। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है 10 पेज का डॉक्यूमेंट है, डिवाइडेड होता है 3 पार्ट्स में। पहला पार्ट कंसोलिडेटेड फंड, दूसरा पार्ट कॉन्टिजेंसी फंड, तीसरा पार्ट पब्लिक अकाउंट। फॉर ईच ऑफ दिस फंड्स द गवर्नमेंट हैज प्रेजेंट ए स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर। तो हर एक के लिए ईच ऑफ दिस फंड द गवर्नमेंट हैज प्रेजेंटेड ए स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर। तो हम लोग बोलेंगे यहां पे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इसको इन्होंने 3 भाग में तोड़ा है। ठीक, तो हर भाग में जो है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला भाग जो है वो है कंसोलिडेटेड फंड, दूसरा है कॉन्टिजेंसी फंड और तीसरा है पब्लिक अकाउंट। ठीक है, क्लियर होता है। यहाँ पे लिख देते हैं 10 पेज डॉक्यूमेंट, 10 पेज वाइट डॉक्यूमेंट, है ना। कंसोलिडेटेड फंड, अब कंसोलिडेटेड फंड का मतलब क्या होता है, तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट of all the government funds. All revenues raised by government, money borrowed and received from loans are given by government flow into the consolidated fund. So all revenue raised by government, money borrowed and received from loan given by the government flow into the consolidated fund of India. मतलब जितना भी गवर्नमेंट ने लोन लिया है, जितना भी कमाई गवर्नमेंट ने कमाई है, वो सब कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में दिखता है। जितना भी एक्सपेंडिचर है इज मेड फ्रॉम दिस फंड एक्सेप्ट फॉर एक्सेप्शनल आइटम मेड फ्रॉम कॉन्टिजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट। तो जितना भी पैसा दिया है, तो जो जितना भी पैसा आ रहा है और जितना भी पैसा जा रहा है वो कंसोलिडेटेड फंड में दिखता है। इंपॉर्टेंटली, नो मनी कैन बी विड्रॉन फ्रॉम दिस फंड विदाउट द पार्लियामेंट अप्रूवल। मतलब इस फंड में से कोई भी पैसा नहीं निकाल सकते जब तक के पार्लियामेंट का अप्रूवल ना हो। हाँ, तो यहां पे लिख देते हैं ऑल रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑब्लिक expenditure shown under this fund, not funds, fund। ठीक है, क्लियर होता है। consolidated fund, demand for grant is the form in which estimate of expenditure from consolidated fund included in the annual financial statement and required to be voted upon in parliament, voted upon in Lok Sabha and submitted in pursuance of article 103 of the constitution।
डिमांड फॉर ग्रांट का मतलब ये है कि हम लोग एक एस्टीमेट देते हैं, मतलब जो यूनियन गवर्नमेंट है वो एक एस्टीमेट देती होंगी कि भाई इतना इतना खर्चा हो सकता है और हमें जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें से इतने रुपए निकालने की परमिशन मिले, और लोकसभा फिर उस पर वोट करती होंगी और पैसा निकालने की परमिशन देती होंगी। ऐसा है Demand for grant is a form in which estimate of expenditure from the consolidated fund included in annual financial statement required for voted in Lok Sabha. ठीक, the demand for grant include provision with respect to revenue expenditure। तो कोई भी अगर खर्चा अपने को करना है रोजमर्रा के जीवन में भी, सैलरी देना है, कोई गुड्स खरीदना है गवर्नमेंट को, तो भी उसमें लिखना पड़ेगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ग्रांट टू स्टेट, यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट ग्रांट, ये सब लिखनी पड़ती है टुगेदर विथ लोन्स एंड एडवांसेस, ये सब यहाँ पे लिखनी पड़ती है। जनरली वन डिमांड फॉर ग्रांट इज प्रेजेंटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट। However, for large ministries and department more than one demand is presented। अब इसका मतलब क्या होता है, हर मिनिस्ट्री की एक एक डिमांड नोट आती है कि भाई हमको इतना इतना रुपया चाहिए, और उसमें फिर शीट लगी रहती होंगी कि क्यों क्यों चाहिए ये। हाँ, मगर जो बड़ी मिनिस्ट्रीज रहती हैं उनकी ज़्यादा डिमांड के नोट भी आ सकते हैं। एप्रोप्रिएशन बिल का मतलब होता होगा कि कहाँ कहाँ पे कितना कितना खर्चा करेंगे। तो एप्रोप्रिएशन बिल गिव पावर टू गवर्नमेंट टू विड्रॉ फंड्स। तो यहां पे हम लोग बोलेंगे गिव पावर टू गवर्नमेंट टू विड्रॉ फंड्स फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया फॉर मीटिंग द एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। तो सालाना तौर पे जो भी खर्चे के लिए पैसा निकालना है उसकी परमिशन एप्रोप्रिएशन बिल से मिल जाती होंगी। पोस्ट द डिस्कशन ऑन द बजट प्रपोजल एंड वोटिंग ऑन द डिमांड फॉर ग्रांट द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द एप्रोप्रिएशन बिल इन द लोकसभा। मतलब ये जो डिमांड फॉर ग्रांट पहले प्रेजेंट होता है, फिर उस पर वोटिंग होती है, फिर वही एप्रोप्रिएशन बिल बनता है। इट इंटेंड टू गिव द अथॉरिटी टू गवर्नमेंट, मतलब इस बिल का पर्पज ये रहता है कि गवर्नमेंट को अथॉरिटी देना टू विड्रॉ फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड द अमाउंट सो वोटेड फॉर मीटिंग एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। तो फाइनेंशियल ईयर में उस खर्चे को निकाला जाता होगा। फाइनेंस बिल है इसके बाद। फाइनेंस बिल जो है इज अ मनी बिल। तो फाइनेंस बिल इज अ मनी बिल डिफाइंड आर्टिकल 110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को भारत का गणतंत्र भी बोलते हैं, गणतंत्र दिवस भी हम लोग मनाते हैं। तो फाइनेंस बिल जो है उसको मनी बिल भी बोलते हैं। 110 नंबर के आर्टिकल में डिफाइन है और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में डिफाइन किया गया है। द प्रपोजल फॉर द गवर्नमेंट फॉर लेवी ऑफ न्यू टैक्सेस। तो ये क्या है, proposal for levying new taxes, modification of existing tax structure, continuation of existing tax structure। ठीक, ये सब बातें जो है इस फाइनेंस बिल में रहती है। तो फाइनेंस बिल को क्या बोला जाता है, पहली बात मनी बिल। ये आर्टिकल 110 में डिफाइन है कॉन्स्टिट्यूशन के। ये प्रपोजल है गवर्नमेंट के द्वारा नया टैक्सेस लगाने का, मॉडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग टैक्स स्ट्रक्चर के लिए, और कंटिन्यूएशन ऑफ एग्जिस्टिंग टैक्स स्ट्रक्चर बियॉन्ड पीरियड को भी अंडरलाइन कर देते हैं। क्या है ये, बियॉन्ड पीरियड को भी हम लोग जो है अंडरलाइन इसमें कर देते हैं। तो बियॉन्ड पीरियड, ठीक है। द फाइनेंस बिल इज accompanied बाय मेमोरेंडम कंटेनिंग एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रोविजन इंक्लूडेड इन इट। मतलब जो फाइनेंस बिल है उसके साथ में एक मेमोरेंडम भी रहता है, कागज का पुलिंदा रहता है डॉक्यूमेंट्स का, जिसमें ये दिए हुआ रहता है कि फलाना फलाना प्रोविजन क्यों लगाए जा रहे हैं। द फाइनेंस बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा। ये इंपॉर्टेंट बात है, फाइनेंस बिल कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, राज्यसभा में नहीं। हाउएवर द राज्यसभा कैन रिकमेंड अमेंडमेंट्स इन द बिल, मगर राज्यसभा अमेंडमेंट बोल सकती है। द बिल हैज टू बी पास बाय पार्लियामेंट विद इन 75 days ऑफ इट्स इंट्रोडक्शन। द बिल हैज टू बी पास्ड
75 days of its introduction। कॉन्टीजेंसी फंड है। कॉन्टीजेंसी फंड मतलब कुछ आपदा की परिस्थिति के लिए, अनफॉर्सिन सर्कमस्टांसेस के लिए। तो यहाँ पे भी उन्होंने सेम शब्द लिए हैं, अर्जेंट ऑब्लिक अनफॉर्सिन एक्सपेंडिचर्स के लिए जो फंड है। द ₹500 करोड़ फंड इज डिस्पोजेबल एट द प्रेसिडेंट। तो 500 करोड़ रुपए का फंड प्रेसिडेंट को दिए हुआ रहता है। एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड फ्रॉम दिस फंड रिक्वायर ए सब्सिक्वेंट अप्रूवल फ्रॉम पार्लियामेंट। तो अगर कोई भी खर्चा 500 करोड़ रुपए में से खर्चा किया गया है तो उसको पार्लियामेंट का अप्रूवल लगता है। एंड द अमाउंट विड्रॉन इज रिटर्न टू द फंड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड। मतलब जितने रुपए कॉन्टीजेंसी फंड में ऑलवेज 500 करोड़ पड़े रहेंगे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जब भी उसमें से पैसा निकालना है वो निकाल लेवे, मगर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की परमिशन ले लेवे, और जितना पैसा विड्रॉ हुआ वापस वो कंसोलिडेटेड फंड से वापस उसमें डाल देना पड़ेगा। पब्लिक फंड, पब्लिक अकाउंट। This fund is for flows of those transactions where the government is merely acting as a banker. This fund is to account for flows of those transactions where government is merely acting as a banker. For this provident fund, small saving, तो public fund क्या होते हैं? Provident fund होता है, small savings होती है, and so on. This fund this fund do not belong to the government. Not belong to the government मतलब पब्लिक फंड नॉट बिलोंग टू द गवर्नमेंट है। दे हैव टू बी पेड बैक एट द सम टाइम टू देयर राइटफुल ओनर। मतलब जिस समय, जैसे मेरा पेंशन का पैसा है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड का पैसा है, तो कुछ समय बाद वापस लोगों को देना पड़ता है। तो इसीलिए इसके पैसे भले गवर्नमेंट के पास रहते हो, पब्लिक फंड में रहते हो, पब्लिक प्रोविडेंट फंड बोलते हैं, मगर बाद में तो देने पड़ेंगे ना भाई, जिसकी अमानत है। Because of this nature of the fund, expenditure from it are not required to be approved by the parliament. For each of these funds, for the government funds, the government has to present a statement of receipt and expenditure. तो इनके लिए गवर्नमेंट ने रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर का स्टेटमेंट देना है कि कहाँ से पैसा आया इस फंड में और कहाँ पैसा गया इस फंड से। It is important to note that all money flowing into this fund is called receipt and the fund received and not revenue। मतलब जितना भी पैसा इस फंड में आएगा उसको रिसिप्ट बोलेंगे, रेवेन्यू नहीं बोलेंगे। एंड रेवेन्यू इन बजट कॉन्टेक्स्ट हैज ए स्पेसिफिक मीनिंग। और रेवेन्यू मतलब कमाई होती है, उसका एक अलग अपना स्पेसिफिक मीनिंग होता है। द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर दैट बजट हैज टू बी डिस्टिंग्विश बिटवीन रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर। तो कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर दैट बजट हैज टू बी डिस्टिंग्विश बिटवीन रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर ऑन रेवेन्यू अकाउंट। मतलब कितना रिसीव हुआ है और कितना एक्सपेंडिचर हुआ है। सो ऑल द राइट्स इन से कंसोलिडेटेड फंड आर स्प्लिट इनटू रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट। तो कंसोलिडेटेड बजट फंड स्प्लिट इनटू रेवेन्यू बजट, रोजमर्रा का बजट, और कैपिटल बजट, इंफ्रास्ट्रक्चर बजट, विच इंक्लूड नॉन रेवेन्यू रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर। फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस बजट, रेवेन्यू एंड कैपिटल, इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रोजमर्रा के खर्चे, रोजमर्रा की इनकम। जैसे गवर्नमेंट को टैक्सेस से इनकम आती है, रेवेन्यू रिसिप्ट हो गई। तो ये जो है ये टैक्स रिसिप्ट बोल लो यहाँ पे जमा। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हो जाएगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब सैलरी ऑफ एम्प्लॉइज, रोजमर्रा के खर्चे है, सैलरी ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। कैपिटल रिसिप्ट का मतलब क्या होता है? कैपिटल रिसिप्ट रिसीव बाय सेलिंग एनी इंफ्रा प्रोजेक्ट। गवर्नमेंट ने किसी कंपनी में इंफ्रा प्रोजेक्ट, गवर्नमेंट ने किसी कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बेच दी, लाइक LIC में बेच दी। और कैपिटल एक्सपेंडिचर on long term प्रोजेक्ट्स। इंफ्रा बोल देवे, इंफ्रा प्रोजेक्ट्स।
रेवेन्यू रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर, ये भी हमारे लिए अच्छा है, तो जो मैंने हाईलाइट किया वो ये बता रहे हैं। तो रेवेन्यू रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर क्या है? ऑल रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर दैट इन जनरल डू नॉट इंटेल सेल और क्रिएशन ऑफ एसेट आर इंक्लूडेड अंडर द रेवेन्यू अकाउंट। मतलब जो एसेट की परचेजिंग और सेलिंग से रिलेटेड नहीं रहता, वो हमारा हम लोग क्या बोलेंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर है। ऑन रिसिप्ट साइड टैक्सेस वुड बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेवेन्यू, तो यहां पे रिसिप्ट साइड टैक्सेस मोस्ट इंपॉर्टेंट रेवेन्यू। ऑन द एक्सपेंडिचर साइड, ठीक, एनीथिंग दैट डज नॉट रिजल्ट इन क्रिएशन ऑफ एसेट इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब कोई भी चीज जो कि यहाँ पे डज नॉट रिजल्ट क्रिएशन ऑफ एसेट treated as revenue expenditure. Besides salary, subsidies, interest payment are good example of revenue expenditure. तो salary, subsidy and interest. कैपिटल रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर है, तो कैपिटल रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर, ऑल रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर दैट लिक्विडेट और क्रिएट एन एसेट वुड इन जनरल बी अंडर कैपिटल अकाउंट। तो जितना भी कोई एसेट बेच के पैसा मिलता होगा या कहीं पैसा लगाते होंगे किसी एसेट में, वो कैपिटल अकाउंट में आएंगे। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट सेल शेयर डिसइन्वेस्टमेंट्स करती है तो पैसा आता है, ठीक है, सेलिंग ऑफ एन एसेट होता है। द रिसिप्ट फ्रॉम द सेल वुड बी, तो ये रिसिप्ट हो गया, द रिसिप्ट फ्रॉम द सेल वुड गो अंडर कैपिटल अकाउंट। ऑन द अदर हैंड इफ द गवर्नमेंट गिव्स समवन ए लोन, gives loan, receive interest, that expenditure will go under capital account। तो गवर्नमेंट अगर किसी को लोन भी देती है तो वो कैपिटल अकाउंट में जाता है। ऑन द अदर हैंड इफ द गवर्नमेंट गिव्स समवन ए लोन फ्रॉम which it expects to receive an interest, the expenditure would go under the capital account। in respect of all funds, the government has to prepare a revenue budget detailing revenue receipt and revenue expenditure and capital budget, capital receipt and capital expenditure। contingency fund is clearly not that important। contingency fund एक 500 करोड़ रुपए का फंड रहता है, ऊपर में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं हम लोग कि 500 करोड़ रुपए का बजट रहता है। contingency fund is clearly not important। public account is important in that it gives a view of savings and how they are being used, but not that relevant from a budget perspective। the consolidated fund is key to budget। तो consolidated fund of India जो है वो सबसे important रहता है, क्योंकि contingency fund जो रहता है वो तो सिर्फ 500 करोड़ का रहता है। तो कंसोलिडेटेड फंड जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता है। एज मेंशन इन द फर्स्ट पार्ट, द गवर्नमेंट हैज टू प्रेजेंट अ रेवेन्यू बजट। रेवेन्यू बजट देना पड़ता है कि कहां से पैसा आएगा, कहां पैसा जाएगा। और कैपिटल बजट फॉर ऑल द थ्री फंड। द रेवेन्यू अकाउंट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड इज स्प्लिट इनटू टू पार्ट, रिसिप्ट एंड डिसबर्समेंट। तो कंसोलिडेटेड revenue account of consolidated fund is split in two part, receipt and disbursement। Simply income and expenditure, receipts are broadly tax revenue, non-tax revenue, grant in aid and contributions। प्रिपेयरिंग अ बजट इज एक्सट्रीमली टीडियस एंड लेंदी प्रोसेस है, तो ज़्यादा टीडियस और लेंदी प्रोसेस है। इट बिगिंस विद द बजट डिवीजन इशूइंग सर्कुलर टू ऑल मिनिस्ट्रीज। मतलब बजट बनाना अपने आप में बहुत लेंदी प्रोसेस है। सबसे पहले बजट बनाने के लिए जितनी भी मिनिस्ट्रीज है, स्टेट्स है, यूनियन टेरिटरीज है, ऑटोनोमस बॉडीज है जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज है और डिपार्टमेंट्स है, डिफेंस फोर्सेज है, सबको एक लेटर इशू करना पड़ता है कि आप अपनी अपनी रिक्वायरमेंट हमको सौंपो, ठीक। हु आर आस्क्ड टू सबमिट एक्सपेंडिचर एस्टिमेट्स फॉर अपकमिंग ईयर। मतलब उनको बोलना पड़ता है कि आप अपने खर्चों की जो जानकारियां है वो हमको दो। एक्सटेंसिव कंसल्टेशंस आर हेल्ड बिटवीन द यूनियन मिनिस्ट्रीज इन द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री वंस द एक्सपेंडिचर हैव बीन एस्टिमेट्स हैव बीन सबमिटेड। तो एक बार जब एस्टिमेट सबमिट हो जाते हैं तो जितने भी मिनिस्ट्रीज है और डिपार्टमेंट्स है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के ऑफिशियल्स है, उनके बीच में एक डिस्कशन होता है। इन अ मीन टाइम द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स एंड द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मीट स्टेक होल्डर्स सच एज फार्मर्स। तो ये पूरा नाम याद रखना, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर बोले तो DEA है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आता है। वर्क
अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। एंड डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मीट स्टेक होल्डर्स सच एज फार्मर, बिजनेसमैन, FIIs। व्हाट इज FIIs? FII का मतलब होता है फॉरेन। मैं छोटे छोटे शब्द इसीलिए बताते जा रहा हूं कि भाई ये कल जाके पूछ ले तो आपको आना चाहिए। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इनको बोलते हैं FII, ठीक। इकोनॉमिक्स एंड द सिविल सोसाइटी ग्रुप टू टेक देयर व्यूज। वंस द प्री बजट मीटिंग्स आर ओवर, ए फाइनल कॉल ऑन द टैक्स प्रपोजल इज टेकन। मतलब सबसे अभी इंपॉर्टेंट बात क्या हुई? इंपॉर्टेंट बात यह हुई कि जब बजट बनाना रहता है तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है सबको लेटर इशू करते हैं और उनको बोलते हैं कि आप अपने एस्टिमेट्स दीजिए। वो अपने एस्टिमेट्स देते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत काम कर रहा है, वो सब लोगों से मिलता है। बिजनेसमैन से मिलता है, फार्मर्स से मिलता है, इकोनॉमिक्स से मिलता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स FII से मिलता है, सिविल सोसाइटी से मिलता है और उनके व्यूज जानता है। इवन वो हमारे इंस्टीट्यूट में भी आते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज में, कॉस्ट अकाउंटेंट में, चार्टर्ड अकाउंटेंसी में, लॉ चैम्बर्स में, और वहां पे भी वो पूछते हैं कि भाई आप अपनी रिक्वायरमेंट बताइए। वंस द प्री बजट मीटिंग ओवर, तो इसको प्री बजट मीटिंग बोलते हैं। ए फाइनल कॉल ऑन द टैक्स प्रपोजल इज टेकन बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री। द प्रपोजल आर डिस्कस विद द प्राइम मिनिस्टर बिफोर द बजट इज प्रिपेयर्ड। तो बजट प्रिपेयर्ड होने के पहले प्रधानमंत्री जी से भी पूछा जाता है कि आपकी क्या कुछ सोच है तो आप बताइए। द बजट प्रिपरेशन स्पीच कंप्राइजेज द फॉलोइंग। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताए जाते हैं, डिमांड फॉर ग्रांट बताई जाती है कि सब लोगों ने कितने कितने रुपए मांगे हैं, एप्रोप्रिएशन बिल आता है, फाइनेंस बिल आता है, देन मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर द रेलेवेंट फाइनेंशियल ईयर आता है। मतलब ऊपरी तौर पे मैक्रो इकोनॉमिक बड़े लेवल पे आपकी क्या सोच है कि इंडिया किस तरह से परफॉर्म करेंगी। मैक्रो इकोनॉमिक पैंडेमिक जो आया है, महामारी जो आई है कोरोना का, उसको मैक्रो इकोनॉमिक इफेक्ट हुआ है। मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजी स्टेटमेंट आता है, एक्सपेंडिचर प्रोफाइल आता है, एक्सपेंडिचर बजट आता है और रिसिप्ट बजट भी आता है। रेवेन्यू, कैपिटल एंड एक्सपेंडिचर बजट। रेवेन्यू मैंने बताया कि जो शॉर्ट टर्म का रहता है, विद इन 1 ईयर का जो रहता है, उसको हम लोग इसमें बोलते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू 1 year. Okay. Revenue budget. The revenue budget record all the revenue, receipt and expenditure. If the revenue expenses is more than receipt, it indicate there is a revenue deficit. तो revenue deficit का मतलब क्या रहता है कि अगर रिसिप्ट कम है और एक्सपेंडिचर ज़्यादा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम रेवेन्यू बजट बोलते हैं। तो यहाँ पे लिख ले वे तो रेवेन्यू डेफिसिट इक्वल टू इफ रिसिप्ट लेस देन द एक्सपेंडिचर। ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज फॉर द नॉर्मल रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, तो रोज डे टू डे जीवन के लिए जो रहता है, एंड वेरियस सर्विसेज, इंटरेस्ट पेमेंट ऑन डेट, सब्सिडीज एक्सेट्रा। रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर डिवाइडेड इनटू टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यूज आर मेड अप ऑफ टैक्सेस सच एज इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, एक्साइज, custom and other duties that the government levies. In non-tax revenue, the government sources are interest on loans. तो इसको हाईलाइट कर लेते हैं। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है वो इंटरेस्ट ऑन लोन्स है एंड डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट्स है।
ठीक है। उसके बाद में PSUs की फीस है, अदर रिसीव फ्रॉम सर्विसेज है। ठीक, यहाँ पे भी थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर लेते हैं कि जो हमारे टैक्स रेवेन्यूज है, हाँ, वो मेड अप ऑफ इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, एक्साइज, कस्टम, अदर ड्यूटीज। रेवेन्यू रिसिप्ट जो है डिवाइडेड टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू में। ठीक है, क्लियर होता है। ये शॉर्ट नोट बना रहे हैं भाई हम लोग। हाँ, अब ये इस पे छोटी छोटी बातों पे आपको MCQ आने वाले हैं, ऐसा मान के चलना है आपने, तो पूरा पढ़ो। ठीक, कैपिटल बजट, द कैपिटल बजट पार्ट ऑफ यूनियन बजट हैज टू अकाउंट फॉर कैपिटल पेमेंट एंड रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट। कैपिटल रिसिप्ट इंक्लूड, तो हम लोग बोलेंगे कैपिटल रिसिप्ट इंक्लूड लोन फ्रॉम पब्लिक, पब्लिक से जो लोन लिया है, और लोन फ्रॉम RBI। कैपिटल रिसिप्ट आर लोन रेज्ड बाय गवर्नमेंट फ्रॉम द पब्लिक which are called as market loan borrowing by the government from the Reserve Bank of India and other parties through the sale of treasury bills। तो गवर्नमेंट कैसे लेती है इसको, कैपिटल रिसिप्ट को, लोन रेज बाय गवर्नमेंट फ्रॉम पब्लिक। ठीक, तो ट्रेजरी बिल्स, sale of loan received from foreign bodies, government and recoveries of loans granted by central government, है ना। तो ये सब इनसे आता है। और कैपिटल पेमेंट जो है वो क्या होगा, तो कैपिटल पेमेंट जो है वो क्या क्या इंक्लूड करता है, बिल्डिंग टूवर्ड्स लॉन्ग टर्म एसेट्स, फैसिलिटीज लाइक लैंड, बिल्डिंग मशीनरी को क्रिएट करने के लिए जो खर्चा किया जाता है वो कैपिटल एक पेमेंट है। तो कैपिटल रिसीव जो है, जो कि लोन गवर्नमेंट रेज करती है पब्लिक से, किस तरह से रेज करती है, सेल ऑफ ट्रेजरी बिल, लोन्स फ्रॉम रिसीव फ्रॉम फॉरेन बॉडीज, गवर्नमेंट, या रिकवरीज ऑफ लोन ग्रांटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट या यूनियन टेरिटरीज को जो लोन दिया है। और कैपिटल पेमेंट जो है वो बिल्डिंग लॉन्ग टर्म एसेट्स है, लाइक लैंड, बिल्डिंग मशीनरी एटसेट्रा। एक्सपेंडिचर बजट, अब एक्सपेंडिचर बजट रेफर्स टू एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ड्यूरिंग अ गिवन फाइनेंशियल ईयर। तो एक्सपेंडिचर बजट जो है एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट है ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, इट शोज द कैपिटल एंड रेवेन्यू डिसबर्समेंट ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट एंड प्रेजेंटेड अंडर प्लान एंड नॉन प्लान। तो बहुत तरह के जो एक्सपेंडिचर्स रहते हैं कैपिटल के और रेवेन्यू के, वो प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर रहते हैं। प्लान एक्सपेंडिचर जिनकी प्लानिंग की है कि हम इतना खर्चा करेंगे, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर वो जिनकी प्लानिंग नहीं की है, कि जिनके बारे में हो सकता है कि कल कोई आपदा आ जावे और हमको खर्चा करना पड़ जाए उस बारे में, तो नॉन प्लान हो गया वो। एक्सपेंडिचर बजट प्रोवाइड एनालिसिस ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर, डिमांड फॉर ग्रांट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर बजट। तो एक्सपेंडिचर बजट जो है बहुत तरह के जो खर्चे हैं उनका एनालिसिस हमको देता है, और जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की डिमांड है वो एक तरह से एक्सपेंडिचर बजट का पार्ट ही होता है। मेजर कंपोनेंट्स ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल बजट, तो कौन कौन से रेवेन्यू और कैपिटल बजट के कंपोनेंट है देखेंगे। रेवेन्यू बजट, गवर्नमेंट रिसीव विच नाइदर क्रिएट एसेट नॉर क्रिएट एनी नॉर रिड्यूस एनी लाइबिलिटी आर कॉल्ड रेवेन्यू रिसिप्ट। तो किसी भी तरह की कोई भी रिसिप्ट अगर गवर्नमेंट की होती है जो कि ना ही कोई क्रिएट करती है कोई एसेट, ना लाइबिलिटी कोई बनाती है, उसको हम लोग गवर्नमेंट रिसिप्ट बोलते हैं। एसेंशियली दीज आर करंट इनकम रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल सोर्सेज। तो यहाँ पे बोल देते करंट इनकम रिसिप्ट ऑल सोर्सेज। ठीक है, गवर्नमेंट रिसिप्ट नाइदर क्रिएट एसेट नॉर रिड्यूस एनी लाइबिलिटी, रेवेन्यू रिसिप्ट होती है। रेवेन्यू रिसिप्ट आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो जो रेवेन्यू रिसिप्ट रहती है वो टैक्स रेवेन्यू मतलब टैक्स की कमाई होंगी, और नॉन टैक्स रेवेन्यू भी हो सकती है। टैक्स रेवेन्यू विल इंक्लूड, टैक्स रेवेन्यू इंक्लूड रिसीव फ्रॉम डायरेक्ट टैक्स, ठीक, इन विच इज इन द फॉर्म ऑफ इनकम टैक्स पेड टू द गवर्नमेंट। इट ऑल्सो इंक्लूड वेरियस इनडायरेक्ट टैक्सेस लाइक GST एंड सेस लेविड। तो टैक्स रेवेन्यू हमारा डायरेक्ट टैक्स आता है, दैट इज इनकम टैक्स आता है, और हमारा इनडायरेक्ट टैक्सेस GST एंड सेस लेविड आता है। नॉन टैक्स रेवेन्यू जो है वो क्या इंक्लूड करता है,
तो इंक्लूड करता है रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस। गवर्नमेंट क्या कर रही है, बहुत सालों से कुछ ऐसी कंपनियां जो अब गवर्नमेंट के हित में नहीं रही चला पाना, तो गवर्नमेंट उसको बेच रही है। अब बेच रही है तो उससे पैसा आता है, विच आर नथिंग बट प्रोसीड फ्रॉम स्टेक सेल इन वेरियस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो प्रोसीड्स फ्रॉम स्टेक सेल इन वेरियस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। नॉन टैक्स रेवेन्यू विल ऑल्सो इंक्लूड डिविडेंड इनकम। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू में डिविडेंड इनकम भी आती है, विच द गवर्नमेंट रिसीव as a shareholder of various public sector undertaking. As the name suggests, revenue expenditure is also called income statement expenditure. तो revenue expenditure को हम लोग जो है called करते हैं income statement expenditure. It denotes short term cost related asset that are not capitalized. To put it simply, these are the maintenance expenditure which the government makes toward the asset which is owns in order to keep them functioning। मतलब एक एसेट को मेंटेन करने के लिए जो खर्चा करके रखना पड़ता है उनको हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो यहां से मेंटेनेंस expenditure which government makes toward the asset which it owns in order to keep them functioning। मतलब आपका जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो है कि जो आपकी एसेट है उसको चलाए रखने के लिए जो खर्चा लगता है उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे आपकी गाड़ी है, टू व्हीलर है या आपकी कार है, तो उसमें आप पेट्रोल भरवाते होंगे, तो कार खरीदना कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, मगर कार में पेट्रोल भरवाया वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। उसके बाद में आपके फादर ने कोई एसेट बेची तो वो आपकी कैपिटल रिसिप्ट हो गई, मगर उस ही एसेट से अगर आपके फादर को कुछ इनकम होती है तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट हो जाती है। दिस एक्सपेंडिचर्स आर रिकरिंग नेचर एंड आर इनकर्ड बाय गवर्नमेंट रेगुलरली। रिकरिंग इन नेचर है। रिकरिंग का मतलब क्या होता है कि जो रेगुलरली करने पड़ते हैं। अभी आज भी पेट्रोल भरवाया, कल भी भरवाएंगे, परसों भी भरवाएंगे भाई। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डज नॉट क्रिएट एनी एसेट फॉर द गवर्नमेंट। तो रेवेन्यू एसेट जो है कोई एसेट क्रिएट नहीं करती गवर्नमेंट के लिए। फॉर एग्जाम्पल पेमेंट ऑफ सैलरी, अगर पेमेंट ऑफ सैलरी दिया है तो क्या एसेट क्रिएट हो गई भाई अपनी। और पेंशन एज इट डज नॉट क्रिएट एनी एसेट। हाउएवर द अमाउंट स्पेंड ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ मेट्रो इज नॉट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इट लीड्स टू क्रिएशन ऑफ एन एसेट। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ऑल्सो मस्ट नॉट डिक्रीज द लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो किसी भी तरह की कोई भी लाइबिलिटी कम नहीं करता है, डज नॉट रिड्यूस। रीपेमेंट ऑफ बोरोविंग इज नॉट अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज इट लीड टू रिडक्शन इन लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। तो अगर किसी गवर्नमेंट ने कोई बोरोविंग्स को वापस दिया है तो वो रिडक्शन वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं हुआ, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ। द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर इज नोन एज रेवेन्यू डेफिसिट। ये भी मैंने बताया था, डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू डेफिसिट। मतलब उतने रुपए का हमारे पास में डिफरेंस है, गड्ढा है, इतने रुपए हमारे पास में कम है। ए रेवेन्यू डेफिसिट डज नॉट डिनोट एन एक्चुअल लॉस ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट, बट इट ओनली मीन्स ए शॉर्टफॉल इन द रेवेन्यू फ्रॉम व्हाट वाज एक्सपेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। कैपिटल बजट, कैपिटल बजट में कैपिटल रिसिप्ट होंगी और कैपिटल एक्सपेंडिचर। Capital budget is one of the two parts of the government budget. Generally budget is divided into revenue budget and capital budget. तो generally budget को revenue budget और capital budget में divide करते हैं। This classification is made by considering the item that यहाँ पे highlight कर देते, the budget is divided into revenue budget and capital budget. This classification is made by considering the item that comes under the two budget component. Capital budget is considered to be productive as it shows the investment type activities of the government. Capital budget consists of capital receipt and payment. The capital receipt are loan raised by government from public. अब कैपिटल रिसिप्ट में क्या क्या आता है, ये वापस रिपीट हो रहा है, बार बार नहीं। तो लोन रेज बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द पब्लिक कॉल्ड द मार्केट लोन्स, बोरोविंग्स, है ना। डिसइन्वेस्टमेंट रिसिप्ट, तो डिसइन्वेस्टमेंट किसी कंपनी को बेच के पैसा मिला है, गवर्नमेंट
कंपनी को बेच के मिला हुआ पैसा है। रिकवरीज ऑफ लोन फ्रॉम स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट एंड अदर पार्टीज, किसी तरह की रिकवरी हुई है। बहुत बार जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट रहती है वो स्टेट और यूनियन टेरिटरी को उधार देती है, तो अगर वो पैसा मिला है तो आपका जो ये कैपिटल रिसिप्ट है, ये जो कैपिटल रिसिप्ट है आपका, ऐसा लिखना है हम लोगों ने, अपने शॉर्ट नोट बनाने हैं हम लोगों ने। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, लोन रेज्ड बाय गवर्नमेंट, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है, डिस इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड, और तीसरा क्या है, रिकवरीज ऑफ लोन फ्रॉम स्टेट एसेट्रा, स्टेट गवर्नमेंट वगैरह से। जमा कैपिटल एसेट, तो अब कैपिटल एक्सपेंडिचर कंसिस्ट ऑफ expenditure for acquiring asset like land, building, machinery, equipment, investment in share, etc. Loans and advances granted by central government to state oblique union territory। ठीक, तो इसको भी बना देते हैं हम लोग यहाँ पे जो है। तो ये इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा एक्सपेंडिचर for acquiring assets और loans and advances granted बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक, क्लियर होता है ये। तो ये वापस पहले भी देखा, अभी वापस एक बार देख लिया। फिर ये फिस्कल डेफिसिट है। फिस्कल डेफिसिट अभी बहुत कम शब्दों में अपन ने बताया था कि इनकम कम है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है। फिस्कल डेफिसिट, इनकम कम, एक्सपेंडिचर ज्यादा। ए फिस्कल डेफिसिट इज अ शॉर्टफॉल इन अ गवर्नमेंट इनकम कंपेयर्ड विथ इट्स स्पेंडिंग। तो जो गवर्नमेंट की इनकम है उसके मुकाबले में उसका खर्चा ज्यादा है। गवर्नमेंट दैट हैज अ फिस्कल डेफिसिट इज स्पेंडिंग बियॉन्ड इट्स मीन्स, मतलब आपके पास में, गवर्नमेंट के पास में जितने की इनकम है, जितनी की समाई है, उससे ज्यादा गवर्नमेंट खर्चा कर रही है। कमाई चवन्नी, खर्चा रुपया, ऐसी वाली बात है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कमाई चवन्नी। कैसे लिखेंगे, कमाई 1 रुपया, ऐसा बोलो। चलो, खर्चा 10 रुपया। तो जो डिफरेंस हो जाएगा भाई इनके बीच में, दैट इज फिस्कल डेफिसिट। जो 9 रुपए का डिफरेंस है, यहां पे लिखेंगे 9 रुपीज डिफरेंस इज ए फिस्कल डेफिसिट। कॉमन भाषा, गावरानी भाषा में जमा, ये
कि कमाई हो गई है कम, खर्चा हो गया है ज्यादा, तो उसको बीच के डिफरेंस को फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट की भरपाई कहां से करते? लोन लेके करती है गवर्नमेंट। ए फिस्कल डेफिसिट इज अ शॉर्टफॉल, शुरू से पढ़ रहा हूं, in a government income compared with its spending. The government that has a fiscal deficit is spending beyond it means. A fiscal deficit is calculated as a percentage of gross domestic product. तो ये ध्यान देने वाली बात है, फिस्कल डेफिसिट को ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का प्रतिशत कैलकुलेट करते हैं और सिंपली एज अ टोटल डॉलर स्पेंड इन एक्सेस ऑफ इनकम। So simply as a total dollar spent in excess of income. In either case, the income figure include only taxes and other revenues and excludes money borrowed to make up a shortfall. In other words, fiscal deficit is the difference between total income of government, total taxes and non-debt capital and its total expenditure. So fiscal deficit is the difference between the total income of the government, total taxes and non-debt capital receipt and its total expenditure. A fiscal deficit situation occurs when the government expenditure exceeds in income. तो जब इनकम कम हो गई है, खर्चा ज़्यादा हो गया, तो fiscal deficit. This difference is calculated by both in terms of and also as a percentage of gross domestic product of the country. A recurring high fiscal deficit means the government has been spending beyond it mean. अगर ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट है तो गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेज से ज़्यादा खर्चा कर रही है। The government describes fiscal deficit of India as the excess of total disbursement from the consolidated fund of India excluding repayment of debt over the total receipt into the fund ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर ईयर। मतलब गवर्नमेंट ने लोन को छोड़ दिया है, लोन को छोड़ने के अलावा नॉर्मल डे टू डे लाइफ में जितने रुपए की इनकम है वो कम है और खर्चा ज़्यादा है, लोन को नहीं गिना है इसमें। मतलब लोन के कारण अगर कोई पैसा आ रहा है तो उसको नहीं गिन रहे, या लोन के कारण कोई पैसा जा रहा है तो उसको नहीं गिन रहे हैं। The element of fiscal deficit are revenue deficit, which is the difference between government current or revenues expenditure and total current received, that is excluding borrowings and capital expenditure. In order to have a proper understanding on fiscal deficit, it is essential to have a fair idea on government total income and receipt. तो गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसिप्ट कहाँ से आती है भाई? कॉर्पोरेशन टैक्स से आती है, इनकम टैक्स से, कस्टम ड्यूटी से, यूनियन एक्साइज ड्यूटी से। अभी जीएसटी भी बोल लो एक बात इसमें, नहीं। उसके अलावा नॉन टैक्स रेवेन्यूज कहाँ से है? इंटरेस्ट की कमाई होंगी, डिविडेंड ऑफ प्रॉफिट की कमाई होंगी, एक्सटर्नल ग्रांट की कमाई होंगी, कहीं से कुछ पैसा मिल गया तो लोन वगैरह, अदर नॉन टैक्स रेवेन्यूज हो गए, रिसिप्ट ऑफ यूनियन टेरिटरीज हो गई, मतलब जो यूनियन टेरिटरीज से जो पैसा आता है। और एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट जो है वो क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या क्या बातें देखने को मिलेंगी हमको? तो रेवेन्यू में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, देन कैपिटल एक्सपेंडिचर है, देन इंटरेस्ट पेमेंट है, देन ग्रांट्स इन एड फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट है। तो गवर्नमेंट जो है वो बहुत सारी ग्रांट भी देती है कि चलो ये एसेट बनाओ, ये चीज़ बनाओ, उसके लिए। फिस्कल डेफिसिट, तो फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला देखिए, टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट कैपिटल प्लस रेवेन्यू माइनस टोटल इनकम ऑफ गवर्नमेंट, रेवेन्यू रिसीव प्लस रिकवरी ऑफ लोन प्लस अदर रिसिप्ट। टोटल को गिना है। If the total expenditure of government exceeds its total revenue and non-revenue receipt in a financial year, then that gap is fiscal deficit for the financial year. The fiscal deficit is usually mentioned as a percentage of GDP. For example, if the gap between the center's expenditure and total income is 5 lakh crore and country's GDP is 200 lakh crore, the fiscal deficit is 2.5% of the GDP. तो टोटल जो है गैप जो है वो कितने की हो गई है? 2.5% की हो गई है। कितने की? 2.5% की। मतलब 5 लाख करोड़ रुपए अगर मैं लोन ले रहा हूँ तो और 200 लाख करोड़ रुपए की मेरी टोटल जीडीपी है, तो 200 लाख का 5 लाख ये ऐसा है, 5 लाख डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 100, 2.5% आता है।
From the following exhibit various components covered under the fiscal deficit can be understood। अब ये बहुत सारा डेटा है, ये वाला जो है, तो ये डेटा जो है ओवर द पीरियड है। जैसे एक्चुअल डेटा है 17-18 का, तो परसेंटेज ऑफ जीडीपी डेफिसिट कितनी थी, 0.04 थी। अब देखिए यहाँ पे 0.04 थी। उसके पहले 18-19 में बजटेड था हमारा 0.3 का, बट रिवाइज हुआ 0.2 का, फिर बजट हो गया 0.2 का। तो अब इतना समझ में नहीं आता, उतना डेटा बहुत कंजस्टेड भी है वहाँ पे जो है, तो इतना वहाँ पे क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं है कि किस तरह से उसको पढ़े। तो हम लोग जो है इस डेटा को बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है, तो हम लोग यहाँ पे इसको टच अभी नहीं कर रहे हैं, बिकॉज हमको ऐसा लगता है कि अभी इतना काम का नहीं है फिलहाल अभी ये हमारे। ठीक, ये जो डेटा यहाँ पे दिया है वो पढ़ेंगे हम लोग। रिवाइज्ड एस्टिमेट्स आर एस्टिमेट्स ऑफ प्रोजेक्टेड अमाउंट्स ऑफ रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर। अब ये तो कॉमन बात है। रिवाइज एस्टिमेट्स का मतलब ये है कि भाई हमने पहले कुछ सोचा था, उसके बाद हमको बदलाव करना पड़ा, तो वो रिवाइज एस्टिमेट्स हो गया। अंटिल द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एक्चुअल अमाउंट आर ऑडिटेड अकाउंट्स ऑफ एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट इन अ ईयर। तो जो एक्चुअल फिगर है वो ऑडिटेड फिगर है, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट करवाया होगा। द फिस्कल डेफिसिट फॉर द ईयर 17-18 इज कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग टोटल रिसिप्ट ऑफ 15,50,911 crores from the total expenditure of 21,41,973 crores। ये डेटा काम का है, मतलब हम लोगों ने साल भर में हमारे पास में 15,50,911 करोड़ आए, रिसिप्ट हुई भैया इतनी, हाँ रिसिप्ट हुई, और गए कितने हमारे पास से 21,41,973 करोड़ रुपए गए हमारे पास से इतने। ठीक, तो इतने रुपए हमारे पास से गए। गोज, या गोज ना लिखते हुए एक्सपेंडिचर लिखेंगे, एक्सपेंडिचर। तो हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है ये वाला जो है, this is our fiscal deficit। It is to be noted that fiscal deficit could be financed by borrowing from Reserve Bank of India। तो Reserve Bank of India से लोन लेती है गवर्नमेंट, तो उससे पूरी हो जाती है। वही नहीं तो लाएंगे कहाँ से, 5,91,062 करोड़ रुपए लाएंगे कहाँ से, विच इज ऑल्सो नोन एज डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो आप ध्यान दीजिए कि फाइनेंस बाय बोरोविंग फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया is also noted as deficit financing or money creation and market borrowing from the money market, that is mainly from the banks। तो हम लोग इतने पैसे दूसरे बैंकों से भी ले सकते हैं, IMF वगैरह से भी ले सकते हैं। कुछ सैंपल क्वेश्चन दिए हुए हैं हमारे पास में, जितने हैं वो मैं पूरे सॉल्व करवा दे रहा हूँ इसमें। तो यहाँ पे पहले रेवेन्यू एक्सपेंसेस इज मोर देन दैट ऑफ रिसिप्ट इट इंडिकेट्स, मतलब रेवेन्यू खर्चा ज्यादा है और रिसिप्ट कम है तो रेवेन्यू डेफिसिट बोलते हैं। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज मोर देन दैट ऑफ रिसिप्ट। डैश रिकॉर्ड ऑल रेवेन्यू रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू बजट जो है उसमें पूरी रेवेन्यू रिसिप्ट भी आती है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी आता है। Government receipt which neither create asset nor reduce any liability is called revenue receipt। अभी बहुत बार पढ़ा, मतलब ये रेवेन्यू रिसिप्ट ऐसी रिसिप्ट रहती है जिससे हम किसी भी तरह की कोई एसेट्स क्रिएट नहीं करते, ना ही कोई लाइबिलिटी कम करते हैं, उसको रेवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर रेवेन्यू रिसिप्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लोन फ्रॉम RBI। तो ये हमारी कैपिटल रिसिप्ट है एक्चुअल में। कॉर्पोरेशन टैक्स जो है, आप देखिए कॉर्पोरेशन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट है, ये रेवेन्यू रिसिप्ट है। इनकम टैक्स ये भी रेवेन्यू रिसिप्ट है, ये अकेला कैपिटल रिसिप्ट है यहाँ पे जो है। क्लियर होता है ये? और पेमेंट ऑफ सैलरीज इज कवर्ड अंडर विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। तो अगर हमने सैलरी दी है, गवर्नमेंट ने सैलरी दी है, तो पेमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर इसमें कवर्ड होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इसमें आता है। तो पेमेंट ऑफ सैलरी जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में। ठीक, तो ये जो है ये हमारा एक चैप्टर और ख़त्म होता है, इसमें कंप्लीट होता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि
कि आपने जो है इस चैप्टर को 2 से 3 बार देखना है, आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल रहेगा। ठीक।